5 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें माइनर लैंड पैचेस हमारे प्रोजेक्ट्स में जो हॉल्टेड थे उनको भी आज हाई पावर लैंड परचेज कमेटी ने नेगोशिएट कर परचेज करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि 2 वर्ष पहले जैसे ई भूमि परियोजना में हमने लैंड परचेज का काम शुरू किया था, उससे लेके आज तक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो हॉल्टेड प्रोजेक्ट्स थे उनको भी गति दे पाए और नए प्रोजेक्ट्स जैसे गुलाजी का बाईपास है, हिसार एयरपोर्ट की ऊपर से एक नया रिंग कंप्लीट हो उसकी परियोजना है, उनमें 75% हमारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर से लैंड सरकार के नाम रजिस्टर हो चुकी है। और मैं ये मानता हूँ कि इस परियोजना ने प्रदेश के अंदर एक्विजिशन की बजाय सहमति के साथ फार्मर से लैंड प्रोक्योरमेंट की एक नई दिशा दी है। और आने वाले भविष्य में भी एक रिव्यू बाईपासेस के 9 प्रोजेक्ट्स का आज हमने लिया है, जिसमें 2 प्रपोजल बाडडा की आई थी, उसके अंदर फिजिबिलिटी के बाद हमने ई भूमि पे दोनों परियोजनाएं डालने का कह दिया है। जहाँ भी फार्मर्स के कंसेंट आएंगे उसको हम आगे टेकअप करेंगे। हमारे पास मोहम्मद इलियास जी को हमने बुलाया था, उसके अंदर पिनंगवा और पुन्हाना जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक लंबी मांग है, क्योंकि अभी जो लास्ट अपडेट ई भूमि पे किया था 300% हाई कलेक्टरेट से फार्मर्स ने डिमांड करी थी, तो उनसे आग्रह किया है कि वो अपने लेवल पर एग्रीगेटर्स के साथ फार्मर से बातचीत करें और अगर हमें जल्द लैंड वो अवेलेबल कलेक्टर रेट के आसपास के रेट्स पे करा देंगे तो हम उस पर काम भी फोर्टनाइटली जैसे ही हमारे पास लैंड अवेलेबल होगी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के लिए हम आगे भेजेंगे। 2 बादली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अलाइनमेंट्स आज आए थे, उन अलाइनमेंट्स को रिवाइज़ करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि वो आबादी देह से बहुत दूर और एग्रीकल्चर लैंड को कवर करने के लिए बनाए गए थे। हमारा यही अनुमान है कि जहाँ आबादी देह विकसित हो रही है वहीं इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को हम टेकअप करें। एक एजिटेशन हमारे केएमपी और दिल्ली जेएनपीटी वडोदरा जो एक्सप्रेसवे है मिंटकोला के अंदर उसका चल रहा है। 2 अलाइनमेंट हमने प्रपोज कर दी गई, दोनों अलाइनमेंट्स को ई भूमि पे हम डाल रहे हैं और एनएचएआई से भी आने वाले समय में दोनों अलाइनमेंट्स के साथ हम मीटिंग कर लिंकेज जो एक वो मास्टर क्लस्टर वहाँ बन रहा है उसके अंदर करवाने का काम करेंगे। कोसली की जो पहले अलाइनमेंट बनाई गई थी उसमें लैंड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था और फिजिबिलिटी भी कम थी, उसको ड्रॉप कर एमएलए कोसली के साथ भी चर्चा करी है, वहाँ फार्मर्स के साथ भी चर्चा करी है। 2 एलिवेशन हम ई भूमि पे जल्द डाल देंगे जिससे कोसली बाईपास का काम भी शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से गन्नौर बाईपास का एक प्रपोजल आया था कि गन्नौर का जो आबादी देह है वो एनएच रेलवे लाइन क्रॉस कर गई गांव की तरफ बढ़ रहा है, उसको हम एक डीपीआर के तौर पर एग्जामिन करा रहे हैं कि उससे कितनी तो ट्रैफिक डेंसिटी हम चेंज कर पाएंगे और फिर उसकी अलाइनमेंट को ई भूमि पर हम आने वाले भविष्य में डालेंगे, जिससे जो आबादी देह गन्नौर का है उसको भी आने वाले भविष्य में रिलैक्स ट्रैफिक कंजेशन से मिले, शहर के अंदर उस चीज़ का लाभ मिले। सर, एक आपने डीबीटी को लेकर के भी एक जो है राहत दी है। बिल्कुल 2 साल पहले एक फैसला लिया गया था 2019 के अंदर, जब सरसों की प्रोक्योरमेंट करी गई थी कि सरसों का तेल गरीब परिवारों को सरकार देगी और उसके अंदर 10 रुपये से वेरिएट करता था, 18 रुपये तक गरीब व्यक्ति देता था और 120 रुपये सरकार उसमें सब्सिडी देती थी। लास्ट ईयर हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लिया, क्योंकि सरसों की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, कि इसको 120 की बजाय, क्योंकि 2 लीटर दिया जाता था वो 240 रुपये होता था, उसको 250 रुपये हम डीबीटी के माध्यम से हर बीपीएल फैमिली के खाते में डालने का काम करेंगे।
इस साल क्योंकि सरसों का रेट भी बढ़ा है, मार्केट में भी सरसों का तेल महंगा हुआ है, उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम इसको 300 रुपये आने वाले साल के अंदर शुरू करेंगे, जिससे हर गरीब आदमी को 300 रुपये बीपीएल फैमिली के खाते में हम डेबिट कर सरसों तेल का तेल परियोजना के अंदर लाभ देंगे। कितने लाख लोगों को फायदा मिलेगा सर इससे? पिछली जो सूची थी उसके अंदर 27 लाख फैमिली बीपीएल फैमिलीज थी, क्योंकि इस बार हमने 1,80,000 के अंदर पीपीपी वेरिफिकेशन कराई है। आज के दिन 31,42,000 से ऊपर फैमिलीज हमारे पास रजिस्टर है, जो कि 4 लाख पहले से ज़्यादा है। और अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी वेरीफाई नहीं हुई। मुझे ये अनुमान है कि ये 32 लाख को भी आंकड़ा क्रॉस करेगा। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 32 लाख बीपीएल परिवार है, यानी कि करीब करीब 1.25 करोड़ जो आबादी है ये बनती है। एक तरफ हम कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम में जो हरियाणा है वो सबसे आगे है, दूसरी तरफ इस आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो हर तीसरा व्यक्ति जो है देखिए, करीब है। मैं एक चीज़ अच्छी मानता हूँ कि परिवार पहचान पत्र आने से डायनामिक तौर पर फैमिली की इनकम वेरिएशन हमें पता चलती है। कोई अगर नौकरी लगता है उसके गवर्नमेंट डाटा से हमें कोलैबोरेशन हो जाती है। कोई प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो उसके ईएसआई ईपीएफ की हमें नोटिफिकेशन आ जाती है। इनकम टैक्स कोई 5 लाख से ज़्यादा भरता है तो इनकम टैक्स विभाग से हमें पता चल जाता है। बहुत से ऐसे, जैसे मैंने विधानसभा में भी कहा था कि सरकार के 2011 के बाद के जो आंकड़े थे उनमें वेरिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि उस समय का सेंसस हर सरकार फॉलो करती है। ऐसे भी लोग मिले जो 12 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में सरकारी नौकरी लगे मगर आज भी बीपीएल का लाभ उठा रहे थे। तो ऐसे 10 लाख परिवार इसके अंदर एलिमिनेट हुए हैं। हमारे पास 32,000 एप्लीकेशंस पीछे ऑब्जेक्शंस की आई थी और डायनेमिक तौर पर हमारे अधिकारियों ने उसको वेरीफाई किया है। लगभग 3700 के आसपास आज एप्लीकेशन पेंडिंग है और 7 दिन के अंदर अंदर उनको भी हम रीवेरीफाई करेंगे। मानेसर को लेकर के एक अच्छी खबर आई है, ग्लोबल सिटी जो बिल्कुल, एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो हरियाणा सरकार का ग्लोबल सिटी का है, उसके अंदर 3 पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को करके डली हुई थी, जिसके अंदर SEZ ना बने इसके विरुद्ध में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो उस समय हरियाणा विधानसभा के मेंबर थे, कुलदीप बिश्नोई जी जो विधानसभा के मेंबर थे और ग्राम पंचायत, इन 3 की तरफ से डाली गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी पीछे कि इसमें हाई कोर्ट अंतिम निर्णय करे। कल माननीय हाई कोर्ट ने, क्योंकि तीनों की तरफ से विड्रॉल डाल दिया गया था, एक प्राइवेट एंटिटी उसके अंदर और थी, सारों का सब्जेक्ट यही था कि यहाँ पर SEZ रिलायंस का ना बने, उसका कोई औचित्य बचा नहीं था। इसलिए ये सारी विड्रॉल के साथ साथ एक पिटीशन को डिसमिस करते हुए अब ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। और मैं ये मानता हूँ कि इस मंथ के एंड तक हम इसका जो पूरा कैसे टेंडर प्रोसेस होना है, ऑक्शन होनी है, वो सारा प्रोसेस भी टेकअप करेंगे। और उम्मीद है कि 15 फरवरी से पहले ग्लोबल सिटी का पहला ऑक्शन हरियाणा प्रदेश में हम निकाल देंगे। जी सर, इसके अलावा खिलाड़ियों का एक विषय चल रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे जो WFI को लेकर के खिलाड़ी विरोध कर रहे थे? देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको लुक इनटू कर रही है, दोनों पक्षों से बात रखी गई है। आज जब तक अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना ले, मेरा कुछ कहने का औचित्य नहीं बनता। पर मैं मानता हूँ, क्योंकि हरियाणा रेसलिंग का प्रतिनिधित्व देश का करता है। आज अगर 8 प्लेयर जाते हैं तो 7 हरियाणा से होते हैं और उनकी तरफ से बात उठाई गई है, तो ज़रूर इसको गंभीरता से केंद्र सरकार को एग्जामिन करवाना चाहिए। सर, नई पंचायतों के लिए भी शर्तें जो है वो जारी कर दी गई हैं सरकार की तरफ से। सरकार ने लीनियंसी दिखाई है। जो पहले अफसरशाही डायरेक्टरेट लेवल तक थी उसको रिलैक्स कर नीचे SC लेवल तक पावर्स को हमने डेलीगेट किया है। और जैसे एक संशय था कि 21-21 दिन के टेंडर्स होंगे, लंबी देरी होगी, काम में
कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी, उसके ऊपर भी सरकार ने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं कि 3 कैटेगरी बना दी। एक 7 दिन की टेंडर की जो छोटे टेंडर हैं, मीडियम की 14 दिन की, और जो फिर लार्ज स्केल टेंडर्स हैं उनकी 21 दिन की लगाई गई है। और बारी बारी चंडीगढ़ फाइलें अप्रूवल के लिए ना आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके अप्रूवल्स की अथॉरिटी दी है। मैं ये मानता हूँ कि एक ट्रायल है, केवल मात्र पंचायतों का नहीं, ये यूएलबी का भी सिस्टम रहेगा और बचे 26 जो हमारे इंजीनियरिंग महकमे हैं उनको भी सबको हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ हमने कलेक्ट किया गया है। मैं सभी पंचों सरपंचों से आग्रह करूँगा, इसको ट्राई कर देखिए। अगर आने वाले भविष्य में इसमें दिक्कतें आती है, बाधाएं आती है, तो बहुत से ऐसे फैसले हैं जो समय अनुसार बदले जाते हैं। हमने ई टेंडरिंग प्रक्रिया को शुरू किया तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की दिक्कत आई थी, धीरे धीरे उनने समय अनुसार इसको अडॉप्ट किया, मगर उसके अंदर बारी बारी वेरिएशंस सरकार करती आई है, कई नॉर्म्स में रिलैक्सेशन भी देनी पड़ती है। अब इन्हांसमेंट की पावर पहले ईआईसी लेवल तक थी, अब सरकार ने कमेटियां बनाई हैं जिसके अंदर अगर 10% का इंक्रीज है तो ईआईसी लेवल तक इंक्रीज होगा, अगर 30% तक का इंक्रीज है तो एसीएस लेवल तक का होगा, और अगर किसी में 30% से ज़्यादा का इंक्रीज है तो उसको फिर कैबिनेट सब कमेटी है उसके अंदर ले जाकर उनको पास किया जाएगा। और आज भी हमारे आगे सुबह जो पहली बैठक थी, 9 ऐसे एजेंडा हमने पास करे हैं जिसके अंदर जो प्राइस इंक्लेशन था वो नई बिल्डिंग्स ऐड होने से, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर काम ऐड होने से, समय अनुसार सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाने से हमें इंक्रीज करने पड़े, तो उनको अब मंथली रिव्यू किया जाएगा जिससे मुझे लगता है बेटर मॉनिटरिंग होगी। थैंक यू।